नमस्ते नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत अकेडमी में। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे हिंदी का। तो आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर गए हैं, सेकेंड आज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर ध्यान से वीडियो आप देख लेते हैं 5-6 एग्जाम से पहले, तो आपको हिंदी में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वागीश का होता है वाक जोड़ ईश, यानी ऑप्शन बी में है, तो वागीश हो जाएगा। वागीश कौन सा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कौन सा संधि है? तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, जिसमें नीचे हलंत लगा हो, जो आधा से अधूरा शब्द रहता है, वो व्यंजन संधि हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन है? उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, देश में सर्वत्र शांति है, मेरे को घर जाना है। तो इसमें सही हो जाएगा, देश में सर्वत्र शांति है। फर्स्ट वाला जो है, जिसको लग रहा है फर्स्ट वाला सही है, तो उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। साजा नहीं होगा, जब मृत्यु दंड हो गया तो फिर सजा नहीं होगा, यहाँ पे उसे मृत्यु दंड मिली हो सकता था, तब सही होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे देश में सर्वत्र शांति है। 33 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले गया, कृष्ण के जीवन में अनेक लीलाएं हैं, कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। मंत्री जी ने अपने भाषण में जनता को संबोधित किया। तो कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें, 2 बार कृपया आ गया है, तो यही अशुद्ध वाक्य है। 34 नंबर, कूप मंडूक होना, मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? कूप मंडूक होना, इसका सही हो जाएगा मुहावरा अत्यंत सीमित ज्ञान होना। नहीं होता है, किसी के पास सीमित ज्ञान होता है तो बहुत उछलता है, तो कोई आदमी बोलता है कुएं का मेढक होना, वही है। चरपट तद्भव रूप क्या है? चरपट का तद्भव रूप क्या है? चरपट चरपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। चरपट ये तत्सम शब्द है, चरपट, इसका तद्भव हो जाएगा कपड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे 36 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? सूरज, स्वर्ण, कुआं, हाथ। तो यहाँ पे स्वर्ण हो जाएगा तत्सम। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के जैसे लगते हैं, संस्कृत के जैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये शब्द 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तत्सम। तद्भव जो संस्कृत से बदल के हिंदी में आए हुए होते हैं, तो वे तद्भव हो जाते हैं देशज, मतलब देश की। लोटा, ठेकुआ, पकवान, ये सब देश की भाषा जो होता है। विदेशज जो विदेश की भाषा होती है, उसे विदेशज कहा जाता है। आगे चलते हैं। 37 नंबर, अनभिज्ञ शब्द का विलोम। अनभिज्ञ शब्द का विलोम है, अनभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अभिज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ नहीं जानता हो। अनभिज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ नहीं जानता हो, अभिज्ञ का जो सब कुछ जानता हो। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पीयूष मतलब अमृत होता है। पीयूष मतलब अमृत होता है, तो ये नहीं होगा। व्योम मतलब अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, आकाश होता है। अजात शत्रु वाक्य के लिए एक शब्द है अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु नहीं हो, जिसका कोई शत्रु ना हो। ऑप्शन एक ही होगा। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु नहीं हो, उसे अजात शत्रु कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता है। आगे चलेंगे। अपव्ययी का अर्थ है, अपव्ययी का अर्थ क्या है? अपव्ययी का अर्थ क्या होता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिजूल खर्च करने वाला। अपव्ययी मतलब फिजूल खर्च करने वाला, बिना मतलब का खर्च करने वाला। अपव्ययी का उल्टा होता है मितव्ययी। मितव्ययी, मितव्ययी, तो ये सोच समझ कर खर्च करने वाला। अपव्ययी का उल्टा विलोम मितव्ययी होता है और इसका अर्थ होता है सोच समझ कर खर्च करने वाला। प्रस्तर का तद्भव शब्द है, प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या होता है? तो प्रस्तर का तद्भव शब्द होता है पत्थर। पत्थर को प्रस्तर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। दोस्तों रस की संख्या 9 होती है। रस की संख्या 9 होती है। ठीक है दोस्तों। ये रति, रति किसका होता है? रति श्रृंगार का होता है। रति श्रृंगार का होता है। रति श्रृंगार का स्थायी भाव होता है। सुख, सुख होता है निर्वेद का। सुख होता है करुण, करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव सुख होता है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। और विस्मय ये अद्भुत रस का, अद्भुत अद्भुत रस का विस्मय होता है। ठीक है दोस्तों। 43 नंबर, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कुंडलिया छंद बनता है। 44 नंबर, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद शीतल कांति थी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसमें उपमा अलंकार। यहाँ श्री कृष्ण के शरीर की तुलना सजल निरद अर्थात जल से भरे बादल से की गई है। जल से भरे बादल से की गई है। जहाँ पे किसी से तुलना की जाएगी वहां पे उपमा अलंकार हो जाएगा। श्लेष मतलब चिपका हुआ। 45, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश है। प्रत्युत्पन्नमति का सही अर्थ है जो तत्काल कर सके, जो तत्काल उत्तर दे सके। यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। गगनचुंबी, गगनचुंबी ये बीपीएससी टीचर में पूछा था टियरी 3 में। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगन को चूमने वाला, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा। 47 नंबर, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? कौन सा कर्मधारय समास का, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा पीताम्बर। पीले वस्त्र, पीले हैं वस्त्र जिसका अर्थात कृष्ण, नहीं ये हो जाएगा कर्मधारय नहीं होगा ये। नीलगाय, नीली है जो गाय, जो विशेषता बताएं वो कर्मधारय समास होता है। तो नीली है जो गाय, गाय कैसी है? नीली है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी, ये तो द्विगु समास हो जाएगा। अजन्म, जन्म पर्यंत, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये पीताम्बर जो है ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। ये कौन सा संधि है? ये उच्छिष्ट जो है व्यंजन संधि है। ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। ठीक है, उच्छिष्ट, इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा उत् जोड़ शिष्ट, उत् जोड़ शिष्ट, उत् जोड़ शिष्ट, उच्छिष्ट हो जाएगा। 49, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और सार्थक जब पूछ दे तो शब्द हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तलाव समुदंश दंश, हाँ अघोष वर्ण होते हैं।
51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? विवाद, सार, रूप, आय। तो इसमें स्त्रीलिंग आय हुई। आय हुई 52 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है? पेड़ से कौन सा कारक है? तो यहाँ कारक हो जाएगा किसी चीज से, जब कोई चीज अलग होता है, पेड़ से पत्ता गिरना, छत से किसी इंसान को गिरना, तो अपदान कारक हो जाता है। जब किसी अलगाव की बात हो तो अपदान करण से हो जाएगा, करण से के द्वारा के अर्थ में आता है। संप्रदान, किसी को दान देने के अर्थ में। 53, वो बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? वो बहुत अच्छा लड़का है में कौन में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रविशेषण, अच्छा सर्वनाम जो पूछ दिया, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण की विशेषता, प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वालों को प्रविशेषण कहते हैं। 55 नंबर, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो इस वाक्य में पत्र लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे अब। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए 56 नंबर, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अनुजोड़ एषण, अनुजोड़ एषण, अनुजोड़ एषण हो जाएगा अन्वेषण, अनुजोड़ एषण। यह यण संधि का उदाहरण है, यह यण संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, यण स्वर संधि का उदाहरण है अनुवेषण। ये और अलावा को अगर आधा अधूरा शब्द आए, यहाँ वो को आधा अधूरा, तो यण संधि हो जाता है। 57 नंबर, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में कितने प्रकार की ध्वनि होती हैं? तो हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनि होती हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में ध्वनि 2 प्रकार की होती है, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। 58, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर, उसे स्वर संधि, व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। 59, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन य और अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदी। 60 नंबर, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? तो 52 लिपियां हैं। इसमें 14 स्वर होते हैं, 14 स्वर होते हैं, 38 व्यंजन होते हैं, 38 व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, इकसठ नंबर, जो क्रिया अभी तक हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी तक हो रही है, जो क्रिया अभी तक हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब हो रहा है वर्तमान में। 62, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं सकर्मक, सकर्मक और एक अकर्मक। ठीक है दोस्तों, एक सकर्मक एक अकर्मक होते हैं। 63 नंबर, निम्न में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, मैंने पुस्तक पढ़ी, आम खाया जाता है, सोहन ने रोटी खाई। भाववाचक हो जाएगा शीला से
शिला से पढ़ा भी नहीं जाता, भाववाचक हो जाएगा। 64 नंबर, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और एक क्या होता है? और एक होता है विस्मय आदि बोधक। तो ये अव्यय के 4 भेद होते हैं। जिजीविषा, जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? जिजीविषा का अर्थ जीने की इच्छा, जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। 66, यातुधान किसका पर्यायवाची है? यातुधान किसका पर्यायवाची है? यातुधान असुर का पर्यायवाची है। उद्धत का विलोम शब्द है, विनीत, उद्धत का विलोम विनीत। 68, जिसका उच्चार ना हो सके के लिए एक शब्द है, जिसका उच्चार ना हो सके इसके लिए एक शब्द है असाध्य, असाध्य रोग है, जिसका उपचार ही नहीं है कोई। 69, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत धातु यानी क्रिया के साथ जुड़े रहते हैं। 70, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। कुछ, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव किंचित का कुछ हो जाएगा। मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। ह्रस्व, प्लुत और दीर्घ। ह्रस्व, प्लुत और दीर्घ 3 प्रकार के होते हैं। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ये साहित्य का क्वेश्चन आ गया। तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। महादेवी वर्मा की यामा है शंकर प्रसाद। 73, तलविशो ध्वनि का उच्चारण है तालु। तलाविशो यानी तालु, तलविशो का उच्चारण स्थान तालु है। अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय में उपसर्ग हो जाएगा अतीन्द्रिय, अति जोड़ इंद्रिय, तो अतीन्द्रिय हो जाएगा। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, दीर्घ। धातु जोड़ उष्मा, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अन्योचित का सही विग्रह क्या होगा? अन्योचित का सही विग्रह होगा, अन्योचित का सही विग्रह हो जाएगा अन्याय जोड़ उचित। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 77, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? मुझसे उठा नहीं गया, तो इसमें भाववाचक है। मुझसे उठा नहीं गया तो भाववाचक वाच्य है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार? उपमेय में उपमान, उपमान तो उत्प्रेक्षा अलंकार। 79, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती हैं? तो 16 होती हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। 81, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा यानी घृणा, शांत का निर्वेद होता है। निम्न में से कौन सा
शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कार्य पुल्लिंग नहीं है। सॉरी, जड़ता। जड़ता पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है। जड़ता स्त्रीलिंग शब्द में स्त्रीलिंग शब्द होता है। समाज में अक्सर जड़ता होती है। स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का विलोम जंगम हो जाएगा। स्थावर का विलोम शब्द जंगम हो जाएगा। स्थावर का अर्थ होता है जो अस्थिर हो, अचल हो। अस्थिर, अचल। और जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता है, चलायमान। पावक का पर्यायवाची शब्द है पावक। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ये हुताशन। पावक का पर्यायवाची शब्द हुताशन होता है, यानी आग। 85 शक्ति का तद्भव रूप है। शक्ति का तद्भव रूप शिप होता है। सुक्ति का तद्भव रूप शिप होता है, शिप। सुक्ति एक तत्सम संस्कृत शब्द है। 86 उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है? तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया, पूर्वकालिक क्रिया। एक काम करके तुरंत दूसरा जब कोई काम होता है तो वो पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। 87 चिड़िया आकाश में उड़ रही। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो ये अकर्मक क्रिया का काम ही है उड़ना, तो यह कर्मक हो जाएगा। चिड़िया द्वारा कोई काम अगर किया जाता तो सकर्मक होता। 88 बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर्मुखी में बहिर जोड़ मुखी होता है। बहिर जोड़ मुखी, तो ये वाला बहिर सही हो जाएगा। 89 तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा तिरह जोड़कार। तिरह जोड़कार ये विसर्ग स्वर संधि हो जाएगा। विसर्ग स्वर संधि हो जाएगा। 90 अंधे की लकड़ी का अर्थ है अंधे का लकड़ी, मतलब एकमात्र सहारा होता है। 91 देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो ये ब्राह्मी लिपि से माना जाता है इसका विकास। 92 नंबर पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये आदिकाल की रचना है। चंद्रवर दाई द्वारा रचित रचना है। आदिकाल को वीर काल भी कहते हैं। आदिकाल को वीरगथा काल भी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान की ऊपर लिखा गया किताब है। मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप है मुद्री। मुद्री का तत्सम रूप हो जाएगा मुद्रिका, जिसका अर्थ होता है अंगीठी, अंगूठी। मुद्रिका का अर्थ होता है अंगूठी। 94 नंबर निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? जो देशज नहीं हो शब्द, मतलब कि तत्सम तद्भव विदेशज हो सकता है लेकिन देशज नहीं होना चाहिए। ढिबरी, पगड़ी, पुष्कर, डोर। तो ये पुष्कर जो है ये तत्सम शब्द है। पुष्कर तत्सम शब्द है। बाकी ढिबरी ये अपने भाषा में बोलचाल में होता है। पगड़ी होता है, डोर होता है, ये देशज शब्द है। ठीक है दोस्तों, आते हैं लास्ट स्लाइड है अपना। अब वाक्य रसात्मक काव्यम, यह कथन किसका है? वाक्य रसात्मक काव्यम। तो वाक्य रसात्मक काव्यम यह विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ का वाक्य रसात्मक काव्यम, यह कथन आचार्य विश्वनाथ का है। इनके ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। विश्वनाथ का ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। 96 नंबर अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो ये नाभादास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। बाकी सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास
अष्टछाप के कवि थे। अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने अष्टछाप की स्थापना किया था। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने किया था। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने किया था। 4 अपने अनुयायी लेकर और 4 अपने पिताजी का अनुयायी लेकर अष्टछाप की स्थापना किया था, जिसमें आते थे सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंद दास, छित स्वामी और चतुर्भुज दास शामिल थे। सदाचार में कौन सा संधि है? सदाचार में कौन सा संधि है? सदाचार में सत्य जोड़ अचार, सत्य जोड़ अचार, सत्य जोड़ अचार होता है इसका। सत्य जोड़ अचार तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा जब यहाँ हलंत लग जाएगा तो। 98 केशव कहीं न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? केशव कहीं न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये तुलसीदास की है। ये तुलसीदास की पंक्ति है। यह विनय पत्रिका से लिया गया है। तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका, उससे लिया गया है। 99 द्विज के निकार्थी शब्दों में से निम्न में से कौन सा एक शब्द सही नहीं आता? द्विज का अर्थ ब्राह्मण होता है, पक्षी भी होता है, दांत भी होता है, विदेह नहीं होता है। द्विज का अर्थ विदेह नहीं होता है। द्विज का अर्थ होता है जिसका जन्म 2 बार होता हो। दांत भी होता है। विदेह का अर्थ, विदेह का अर्थ है बिना देह का, या राजा जनक को भी विदेह का राजा कहा जाता है। 100 यह अलावा किस वर्ग के अंतर्गत, किस वर्ग के व्यंजन है? यह अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? यह अलावा अंतस्थ व्यंजन, यह अलावा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कैसा वीडियो लग रहा है आपको, ये कंटेंट सही है कि इससे कुछ बढ़ाकर और किया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।